नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी कैंडिडेट हरियाणा टीओ एटीओ की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, और जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि आप लोगों के पास पेपर का जो टाइम है वो कम है। जो सिलेबस है उस सिलेबस को देख के आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए केवल वही टॉपिक लिस्ट बना के लेके आया हूं जहां से पीछे सवाल पूछे गए हैं, और जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग है, टीओ एटीओ की बात करते हैं तो आपको पता है कि टीओ एटीओ भी प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो तो काउंट नहीं होते हैं। तो टीओ एटीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीओ एटीओ का जो पेपर है वो भी आपको पता है प्रीलिम्स पहली बार कंडक्ट हो रहा है। जो स्क्रीनिंग का पेपर है और जो स्क्रीनिंग का सिलेबस आया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, वो पेपर भी आपका पहली बार कंडक्ट हो रहा है। तो जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं पहले कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग नहीं आएगा, उसके सिलेबस में मैथ्स रीजनिंग इंक्लूड नहीं है। जबकि स्क्रीनिंग का जिनका पेपर है, ठीक है, चाहे वो आपका एडीओ का पेपर हो, चाहे एडीए का पेपर हो, चाहे वो एई का पेपर हो, तो जो स्क्रीनिंग का जिनका पेपर है उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीजें इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो अब मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री, क्योंकि आप स्क्रीनिंग के लिए मोस्टली कैंडिडेट वो हैं कभी जिन्होंने जीएस के सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए तो फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो वो ये जो टॉपिक है इन टॉपिक से वाकिफ थे। बट बात क्या है कि अभी समय कम है, तो उस समय की नजाकत को देखते हुए आज हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिजियोग्राफी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, हिमालयाज, नदर्न प्लेन और उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू। हिमालयाज, नदर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू ओनली जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो। उसके बाद रिवर्स में आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स में जहां जहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पर कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। लेक्स इंपॉर्टेंट है, डैम्स इंपॉर्टेंट है और पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी एचसीएस के पेपर में जो पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है और वो है पासेस। पासेस होते हैं दर्रे, जो हिमालय में जो दर्रे पाए जाते हैं वो हिमालय में दर्रे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस्ड रहना है, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिजियोग्राफी, रिवर, डैम्स, लेक्स, पोर्ट्स, और इसके लिए जो सोर्स है वो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उससे बाहर कुछ भी मत पढ़ना। ठीक है, उस किताब को पढ़ लो, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी में भी आता है और जो आपकी ज्योग्राफी में भी आता है। इस टॉपिक के लिए आपको 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस 12th क्लास की एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है, और उसमें आपको क्रॉप्स की कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं। दूसरी बात, फार्मिंग कितने तरीके की होती है, ठीक है, और फार्मिंग के कौन कौन से प्रारूप होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करना है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और उसके बाद वेजिटेशन एंड सोयल, ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी में करने हैं। उसके बाद अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको आपके सिलेबस में मेंशन है, स्क्रीनिंग के सिलेबस में, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक मैंने आपको बता दिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी इंक्लूड हो जाती है। अब ये क्या है कि यहाँ पे एक अस्पष्ट सी स्थिति बन जाती है कि यार फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, और अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल हम कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से जो है ना वो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके रेगिस्तान हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, या फिर हम ये टॉपिक करें। तो देखो मैं बता दूं आपको कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज होगा।
तो प्लेसेस इन न्यूज होंगे वो मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, जो भी प्लेसेस इन न्यूज होंगे, ठीक है। जब आपका पेपर के 15-20 दिन बचेंगे तो उससे पहले पिछले 6 महीने के 7 महीने के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। और उसके अलावा आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशंस, तो ओशंस को आपको इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि आप पूरे ओशंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लिख लेना एक एक बात को। ओशंस में आपको क्या करना है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, इन तीनों ओशन को पढ़ना है। उसके अलावा क्या करना है कि जो करंट हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, उन महासागरीय धाराओं में इतना याद कर लो कौन कौन से करंट हैं जो वार्म करंट हैं, कौन कौन से करंट हैं जो कोल्ड करंट हैं। दैट्स इट, क्वाइट मोर देन इनफ। उसके अलावा अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर कैसे बना, कौन कौन सी गैसेज हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये टॉपिक आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको थोरोली पढ़ना है। और इसके लिए आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसके लिए भी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फिजिकल एनसीईआरटी। बट इसमें क्या करना है कि इसमें मैंने आपको बताया कि मेजरली 3 ओशन और उसके अलावा करंट, और करंट में कि कौन कौन से करंट वार्म है और कौन कौन से करंट कोल्ड है। दैट्स इट। इसके अलावा क्योंकि अब क्या है कि अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि यार इतना सिलेबस है, करें कैसे करें कैसे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो टॉपिक पढ़ते जाओ उस पर मार्क करते जाओ, जो टॉपिक पढ़ते जाओ ये टॉपिक लिख लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको मेरी टेलीग्राम आईडी पे, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर पे, और इनको मार्क करते जाना। क्योंकि मार्क कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ रखा है, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ रखा है। ये आपका क्या करना है, ज्योग्राफी में करना है। तो ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया, इंडियन ज्योग्राफी सो मच इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर, क्रॉप फार्मिंग, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, वेजिटेशन, सोयल, फिजियोग्राफी, रिवर, लेक, डैम और पोर्ट, बस यही टॉपिक है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया ओशियनोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ना है, प्लेसेस इन न्यूज में आपके करवा दूंगा। बाकी आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ साथ कवर होते रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की बात क्या है, पॉलिटी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप किसी से भी पूछोगे तो आपको एक ही सवाल मिलेगा, एक ही जवाब मिलेगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मीकांत से पेपर आएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब है, 1 महीने में तो वो खत्म होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत जल्दी तुम पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते यार। मतलब आदमी के दिमाग की भी कोई क्षमता होती है। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो स्क्रीनिंग के कैंडिडेट हैं, वो तो पहली बार पढ़ेंगे कि हाँ प्रीएम्बल क्या होता है, ठीक है, वो तो पहली बार पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सवाल आएंगे। प्रीएम्बल एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, इसको डिटेल में बहुत ज्यादा डीप जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 है तो वहां पे राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो है ना वो वाद विवाद है, उसके ऊपर फिर बहुत सारे केसेस हैं। बिकॉज आर्टिकल 21 को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत वाइड एम्पलीट्यूड है इसका, बहुत इसका बड़ा एरिया है। तो ऐसा नहीं है, सिंपल आपको पता हो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है, दैट्स इट। यहां से सवाल आते हैं मैच द फॉलोइंग, यहां से सवाल आते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल में है। उसके बाद डीपीएसपी अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अब तक जितने भी हुए हैं उसमें क्या है कि अच्छा, दूसरा प्रोसेस क्या है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 368 क्या है वो, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये देखो मैंने अलग से लिखा है पार्लियामेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीओ के कैंडिडेट हैं, जो ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा डीप पढ़ना है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। आप जब फाइनेंशियल बिल पढ़ेंगे, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, ठीक है, और ज्यादा डीप में जाके आपको वो पढ़ना है। दूसरी बात, जो स्क्रीनिंग के कैंडिडेट हैं उनको भी पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, इंपीचमेंट कैसे होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और आपकी ये पार्लियामेंट का जो टॉपिक है, ये पार्लियामेंट का टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए अगर आप पॉलिटी से 10 सवाल आते हैं तो 10 सवाल आते हैं तो 3 सवाल यहीं से मिल जाएंगे आपको, एक टॉपिक से 3 सवाल मिल जाएंगे। पार्लियामेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सेम उसी तरीके से, बहुत गहराई में नहीं जाना है कि एकदम जो है ना वो डीप नहीं, आपको सिर्फ आइडिया हो, आपको आर्टिकल्स के बारे में ज्ञान हो। इलेक्शन एंड देयर आर सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट,
पंचायती राज और आपकी म्युनिसिपैलिटीज दोनों को कब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको डिटेल में पढ़ना है, उसको ठीक तरीके से पढ़ना है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिटिकल डिस्कशन हो गया। इसके अलावा ये मत सोचना कि पूरी लक्ष्मीकांत उठाएं और पूरी लक्ष्मीकांत उठा के पढ़े, ठीक है, नहीं पढ़नी है। ये कर लोगे मोर देन 70-80% क्वेश्चन पॉलिटी में आप ठीक करके आओगे। मोर देन 70-80% मैं बता देता हूं आपको, पेपर आए तब देख लेना तुमसे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में आपके पास क्या है कि आपके पास हिस्ट्री में एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, किताबें बहुत हैं, ठीक है। तो क्या है कि हिस्ट्री में कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो इसलिए हिस्ट्री के मैंने टॉपिक बना दिया आपको। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्ट्रगल फॉर स्वराज। और एक बात बता देता हूं आपको, जैसे ही टॉपिक करो उस टॉपिक को लिख के उसको मार्क कर लो, टॉपिक करो लिख के मार्क कर लो। फ्रीडम स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम 1940 से 1946 का फेज, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैसे जो है ना वो उसके बाद इंडियन पार्टीशन कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कर रही थी, ठीक है। और 1940 से 46 के बीच में हम संविधान की मांग कैसे कर रहे थे, कौन कौन लोग संविधान की मांग कर रहे थे, ठीक है, किस तरीके से पार्टीशन हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये चीजें। उसी तरीके से इंडियन पार्टीशन, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन है वो, ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री की बुक में है। इस विषय पे मैं जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता सकता हूं, बट आप मेरे से अगर डिटेल पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा कम बता पाऊंगा। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हमेशा एक सवाल आता है, हमेशा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। प्रेस, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, जितने भी सोशल रिफॉर्म हुए, जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए हिस्ट्री में, वो सारे, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल, ये आपके मॉडर्न इंडिया के टॉपिक है। मॉडर्न इंडिया के ये टॉपिक आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एंशिएंट और मेडिवल का टॉपिक आता है। देखो, अगर आप पीछे के सवाल देखो, पिछले साल का एचसीएस का पेपर देखोगे तो एंशिएंट और मेडिवल से आपको सवाल अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया से भी सवाल है और एंशिएंट और मेडिवल से भी सवाल है। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको स्टोन एज, वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यन एम्पायर, जैनिज्म बुद्धिज्म, संगम एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर पूरा, और स्कल्पचर, पोएट्री एंड लिटरेचर, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में आता है। स्कल्पचर, पोएट्री एंड लिटरेचर, ये टॉपिक आपके क्या है, ये टॉपिक आपके एंशिएंट और मेडिवल के हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अगेन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ के आए थे, ज्योग्राफी में भी मिनरल्स एंड माइंस और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिनरल्स और माइंस आई थिंक ज्योग्राफी में मैंने डिस्कस नहीं किया, लिख लेना। मिनरल्स और माइंस क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडिया 12th की एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें एक टॉपिक है मिनरल्स एंड मिनरल्स का। तो मिनरल्स का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। वो आई थिंक मिस हो गया वहां पे। तो एग्रीकल्चर, मनी एंड बैंकिंग, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, प्लानिंग, स्कीम जितनी भी हैं, टैक्सेशन, ट्रेड और फिस्कल पॉलिसी। और जो टीओ एटीओ के कैंडिडेट हैं उनको बता देता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी से ज्यादा आएंगे। आपको पता है आपके एग्जाम का नेचर क्या है, तो उस एग्जाम के नेचर को देखते हुए यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर, मनी बैंकिंग, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, प्लानिंग, स्कीम, टैक्सेशन, ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी, ये टॉपिक आपको क्या करने हैं, यहां पर खत्म करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो अब आपका मैंने हिस्ट्री कर दिया, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ठीक है। पॉलिटी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ठीक है। इकोनॉमी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ठीक है। अब बचता है साइंस। इसमें मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा आपको, इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रीड कर लो, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो, उसमें कुछ छोड़ने का है ही नहीं, सब कुछ पढ़ना है, सारी चीजें याद करनी है, ठीक है, साइंस के लिए। अब आता है अगला डिस्कशन, दैट इज अबाउट हरियाणा जीके। दैट इज अबाउट हरियाणा जीके, कि हरियाणा जीके में क्या पढ़ा जाए और हरियाणा जीके में क्या ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो अगर हम हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं तो हरियाणा जीके में मैं बता देता हूं आपको कि क्लियरली मेंशन है, स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें
हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, पॉलिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हरियाणा जीके के लिए एक तो बुक आती है हरियाणा दिग्दर्शन की, अगर वो किताब आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, उस किताब को पढ़ लो। अदरवाइज आप क्या कर लो कि हरियाणा जीके के लिए और 7-8 सवाल आएंगे कम से कम, मान के चलो, और ये सवाल करना बड़ा आसान होगा। कि आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात से मेरे से डिसएग्री करें, कुछ लोगों को ये लगे कि ना यार ये गलत बता रहा है, बट मैंने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर बता देता हूं कि एचएसएससी में और एचपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए अब तक, एचएसएससी साहब स्पष्ट बोला है मैंने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें हो सकता है कोई सवाल ऐसा मिल जाए हरियाणा कब बना, और उसमें ऑप्शन मिल जाए 1 नवंबर 1966। उसमें हो सकता है ये मिल जाए कि हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन वो 100-200 सवाल मिल सकते हैं ऐसे सिंपल वन लाइनर। लेकिन उस सवालों के बाकी जो सवाल हैं, उन सवालों के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर लेना, उनके एक्सप्लेनेशन को साथ के साथ पढ़ लेना। एचपीएससी में सवाल नए बन के नहीं आते हैं, वो वन लाइनर सवाल होते हैं, फैक्चुअल सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों को वो घुमाता फिराता है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको उन सभी सवालों का दायरा पता होगा, आप वो सवाल एचपीएससी के सवाल कर देंगे। भाई एचपीएससी में तो हम कह देंगे जो है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एचएसएससी में तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वो वन लाइनर को ही 3 सवालों को जोड़ के एक सवाल बना देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, तो इट्स योर कॉल, आपकी मर्जी है, आप जैसे ठीक समझे वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने हरियाणा जीके के लिए आपको बता दिया है। करंट अफेयर की बात आती है तो लास्ट 1 साल का करंट अफेयर आपका क्लियर होना चाहिए, हरियाणा का भी और आपका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी। 1 साल का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो, जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं वो, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्या हो, तैयार हो। उसके लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप डाउन टू अर्थ पढ़ रहे हैं, आप योजना पढ़ रहे हैं, आप कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपको करने हैं, ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि ये तो टॉपिक हो गए किसके लिए, जो टीओ और स्क्रीनिंग दोनों में कॉमन है वो। अब आगे की जो बात है वो किसके लिए है, वो आगे देखो, आगे की जो बात है वो है जो स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो स्क्रीनिंग में 2 सब्जेक्ट और हैं, एक है मैथ्स और एक है रीजनिंग। अब देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैं 4-5 टॉपिक बताऊंगा इसमें, ठीक है, और मैं खुद लंबे समय तक मैंने मैथ पढ़ाया है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आप केवल और केवल नंबर सिस्टम पढ़ लेना, नंबर सिस्टम के छोटे छोटे सवाल कर लेना, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी के रूल, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमेशा हरियाणा का फेवरेट टॉपिक रहा है, एचसीएफ एलसीएम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, एक आधा 2 सवाल आपके यही नंबर सिस्टम से हो जाएंगे। उसके अलावा आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, मैं आपको बता दूं यहां से सवाल जरूर आएगा, चाहे ऊपर वाले टॉपिक से आए या ना आए, टाइम एंड वर्क से और टाइम एंड डिस्टेंस से, और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके भी बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करना। ऐसा नहीं है बहुत डीप सवाल, नहीं, परसेंटेज से पढ़ना शुरू करोगे, थोरोली आप लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए जाओगे तो आप इसको कर लोगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट लॉस के, एसआई का, सीआई का, सिंपल फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपका मैथ्स में करना है आपको, इससे बाहर मैथ्स नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब एचसीएस का सीसेट ही देख लो आप, इसके अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हो तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के सीसेट का पेपर उठा लेना, उस सीसेट के पेपर में देख लेना मैथ और रीजनिंग क्या पूछा हुआ है, उसी लेवल के सवाल आएंगे। और इसी तरह रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में जैसे सीरीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज के 1-2 सवाल जरूर से जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है, कि अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इससे कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये 4-5 टॉपिक रीजनिंग के हैं जो आपको करने हैं, दैट्स इट। क्लियर है? उसके अलावा आपको ज्यादा अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो ये भी पढ़ लेता हूं, मैं तो वो भी पढ़ लेता हूं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस जल्दबाजी में लगे रहोगे और कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से
बैठ के सोच के जो ये टॉपिक की लिस्ट दी है मैंने, इस लिस्ट को एनालाइज करके इस लिस्ट को आप लोग खुद भी देख लेना कि ये जो लिस्ट मैंने दी है यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कि लगभग 70-80% सवाल आपके यहीं से मिल जाएंगे। 70-80%, मैं नहीं कहता 100 के 100%, तो 70-80% सवाल जो मिल जाएंगे यहां से, इस पे अगर अच्छी पकड़ बना लोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं या फिर आप लोग जो है वो इन सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कभी ये नहीं रहा है और आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक सिंपली गूगल ओपन करना है आपके फोन में और यहां सर्च करना है स्टडी IQ। सबसे पहले लिंक पे जाना है और यहां पर स्टेट PCS में चले जाना है। तो स्टेट PCS में हरियाणा पे क्लिक करना है। तो हरियाणा में 2 बैच दिखेंगे आपको। यहां दिखेगा HPSC का स्क्रीनिंग टेस्ट, ये देखिए, और यहां दिखेगा TO-ATO बैच। तो स्क्रीनिंग का जो बैच है इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड होगा, करवाया जाएगा। TO-ATO का बैच है, इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं होगा, लेकिन इसमें पेपर 2 और पेपर 3 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप जिस किसी भी कैटेगरी में हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर TO-ATO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेट सपोज आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, यहां क्लिक करेंगे आप, व्यू PDF पे जाके पहले देखो कि इस बैच में क्या मिल रहा है। ये बैच हमारा 27 अगस्त से स्टार्ट है और इस बैच में आपको जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं 350+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आपका ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सारे करवाए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर के भी हमारी क्लासेस होंगी और प्लस आपका मैथ्स और रीजनिंग। हरियाणा जीके भी इसमें अलग से कवर होगी। मैथ्स और रीजनिंग पे स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे पोर्शन है जहां सवाल ठीक हो गया तो फिर आप श्योर होगी ठीक हो गया। उसके अलावा आपको बाइलैंग्वेल, और ये बैच भी बाइलैंग्वेल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो चाहे आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हो और उसके लिए दिक्कत नहीं है। और आपको क्रक्स मिलेंगे वो भी बाइलैंग्वेल मिलेंगे। मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होगी आपकी, मंथली करंट अफेयर सेशन होंगे, और अगर आप लाइव क्लास नहीं देख सकते हैं तो बाद में क्लासेस की एक्सेस आपके पास रहेगी। और उसके अलावा लास्ट में 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं किस लेवल पे हमारी तैयारी है, किस लेवल पे नहीं है। अगर ये हमारे फैकल्टीज हैं। और उसके बाद टाइम टेबल की बात कर लें तो लगभग 15-20 अक्टूबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। 15-20 अक्टूबर तक हम आपको ये सारी चीजें क्लियर करवा देंगे, पढ़ा देंगे। लास्ट में 10-12 दिन का टाइम आपके पास और बचेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर इस बैच को परचेज करने की सोचें तो आपको 5,999 पे नहीं करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहां आपको 2 ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करना है और यहां एक कोड लगा देना है, और वो कोड लगा देना है आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, NK Live। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ इस कोड को यूज करके आप NK Live हमारे साथ जुड़ के और इस बैच को केवल और केवल 4,000 रुपए में, 3,999 में परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप TO-ATO का बैच लेना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्राइस यही है। TO-ATO में हम पेपर 2 और पेपर 3 भी कवर करेंगे आपका, और यहां पर हम आपका मैथ्स और रीजनिंग कवर करेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इसी नोट के साथ फिर आज मैं रोकता हूं। सारा डिस्कशन मैंने कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। और अगर आप इतना कर लेंगे, आपकी डायरी मेंटेन करेंगे, ठीक है, और उसमें टॉपिक वाइज टिक करते रहेंगे, देन आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। चलिए, तो इसी नोट के साथ रोकते हैं आज, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।